तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 के लिए। और इसमें हमने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सवालों को कवर किया है। और देखें जो पहला प्रश्न है हमारा कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम या जीसीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली या लाइफ आंदोलन के अंतर्गत एक पहल है। दूसरा कथन है कि यह बंजर भूमि और जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण पर केंद्रित है। और तीसरा कथन है कि यह योजना ग्रामीण गरीबों द्वारा उपयोग किए जाने वाले केरोसिन तेल के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, या कोई नहीं। तो पहला कथन देखें कि यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली या लाइफ आंदोलन के अंतर्गत एक पहल है, तो यह कथन सत्य है। असल में जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने COP28 के दौरान की थी। और यह जो प्रोग्राम है यह सरकार के लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफ मूवमेंट के तहत एक पहल है। और इसी के तहत ग्रीन क्रेडिट नियम जो कि 2023 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया है। तो इन नियमों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जा रहे हैं। इसके प्रारंभिक चरण में वन विभागों के नियंत्रण एवं प्रबंधन के तहत बंजर भूमि और जल ग्रहण क्षेत्र आदि पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण की परिकल्पना की गई है। और ये जो जीसीपी है यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसकी प्रशासनिक संरचना में संबंधित मंत्रालयों या विभागों, विशेषज्ञों और संस्थानों के संचालन समिति के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा भारतीय वानिकी के अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि ICFRI, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को GPC के प्रशासक के रूप में नामित किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, यह एक बाजार आधारित पहल है जो व्यक्तियों, व्यवसायों एवं संगठनों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका लक्ष्य होता है कि पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ जीवन एवं पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा दिया जाए। और बात करें कि ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये काम कैसे करता है, तो इसके तहत जो प्रतिभागी होते हैं जो अपने पर्यावरणीय कार्यों के लिए हरित क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, जैसे वनीकरण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण में कमी या कचरे का प्रबंधन या मैंग्रोव संरक्षण में योगदान देकर। अब यह है कि क्रेडिट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि जो व्यक्ति या फिर संगठन है ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को भुगतान करके वनों के पुनरुद्धार के लिए धन जुटा सकते हैं। उसके बाद जो ICFRI है यानी कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है, यह पेड़ लगाए जाने के 2 साल बाद हरित क्रेडिट जारी करता है। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा कथन यह है सत्य है। तीसरा कथन की बात करें तो तीसरा कथन गलत है। तो हमको यहाँ बताना है कि कितने गलत हैं। तो इसमें सिर्फ एक गलत है, तो सही विकल्प यहाँ पे A हो जाएगा, केवल एक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत स्थापित एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है। दूसरा कथन है कि यह वनस्पतियों और जीवों की खेपों के निरीक्षण में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता और सलाह देता है। तीसरा कथन है कि इसे एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करने का अधिकार है। अब बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई नहीं। तो पहला कथन है कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में कि यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत स्थापित एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है। तो ये कथन गलत है, बल्कि ये जो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है यह भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है। ठीक है, जिसका उद्देश्य देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटना है। और इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी।
यानी कि ये जो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी और यह एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। अब इसके कार्य की अगर हम बात करें तो इसके कार्य जो है, यानी कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जो कार्य हैं, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(j) में बताया गया है कि यह क्या क्या काम कर सकता है। तो इसके काम अगर हम बात करें तो देखेंगे, संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना और उनका मिलान करना, और अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्य एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को इसे प्रसारित करना, इसका काम है। इसके अलावा एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना। ठीक है, तो तीसरा कथन यहाँ पे सही हो गया। अब दूसरे की देख लें। इसके बाद ये जो अधिनियम है, तो अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का समन्वय करना वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का काम है। इसके अलावा वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय एवं सार्वभौमिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी अधिकारियों एवं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता करना भी इसका काम है। इसके अलावा वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय एवं सार्वभौमिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी अधिकारियों एवं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता करना, साथ ही साथ वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक एवं पेशेवर जांच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण एवं वन्यजीव अपराधों से संबंधित अभियोजन में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का काम भी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का है। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुद्दों, प्रासंगिक नीति एवं कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने का काम भी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो करता है। इसके अलावा यह कस्टम अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, साथ ही साथ साइट्स और आयात निर्यात नीति के प्रावधानों के अनुसार वनस्पति एवं जीवों की खेप निरीक्षण में भी सहायता व सलाह प्रदान करता है। तो नंबर 2 और नंबर 3 कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा बी की केवल 2 कथन सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 प्रश्न देख लें। नंबर तीसरा प्रश्न है कि जलवायु वित्त वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये करंट अफेयर का मामला है, जलवायु वित्त वर्गीकरण। पहला कथन है कि यह भारत द्वारा 2024-25 के केंद्रीय बजट में दी गई एक नई अवधारणा है। दूसरा कथन है कि यह वर्गीकृत करता है कि अर्थव्यवस्था के किन हिस्सों को स्थायी निवेश के रूप में विपणन किया जा सकता है। और तीसरा कथन है कि भारत के लिए यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से अधिक जलवायु निधि ला सकता है। तो यहाँ पे पहला कथन जो है गलत है। कैसे गलत है ये देखते हैं। हालांकि कुछ हद तक गलत है, लेकिन गलत तो गलत है। गलत इस मामले में कि ये भारत द्वारा 2024-25 के केंद्रीय बजट में कहा गया है। तो वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त वर्गीकरण विकसित करेगी। तो ये कहा गया है 2024-25 के बजट में, लेकिन ये कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह कुछ पहले से ही चला आ रहा है। तो इस संदर्भ में पहला कथन गलत हो जाएगा। और इससे, यानी कि जब ये जलवायु वित्त वर्गीकरण सरकार विकसित करेगी तो इससे भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित परिवर्तन को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो जलवायु वित्त वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी प्रणाली है जो यह वर्गीकृत करती है कि अर्थव्यवस्था के किन किन हिस्सों को संधारणीय निवेश के रूप में विपणन किया जा सकता है। यह निवेशकों एवं बैंकों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावशाली निवेश की ओर खरबों डॉलर निर्देशित करने में मदद करता है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से अधिक जलवायु निधि ला सकती है। साथ ही साथ कई देशों ने या तो अपने वर्गीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है या इसे अंतिम रूप दे दिया है। मैं ये वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, 2025 है अभी। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा और मैक्सिको कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसी वर्गीकरण विकसित की है, और यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है।
जिसने जलवायु वित्त वर्गीकरण किया हुआ है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन इसलिए सत्य है कि ये इसमें कह दिया कि ये नई अवधारणा है, तो ये नई अवधारणा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएंगे सी, केवल 2 और 3। पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक, और आगे देखेंगे चौथा प्रश्न है कि हाल के वर्षों में घोषित भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। भारत का लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था हासिल करना है, यानी नेट जीरो इकोनॉमी प्राप्त करना है। दूसरा है कि भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का संकल्प लिया है। तीसरा कथन है कि भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो गलत है, सिर्फ पहला कथन गलत है कि भारत का लक्ष्य 2050 तक। तो भारत का लक्ष्य जो है असल में 2050 तक नहीं है, बल्कि यह 2070 तक है कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था हासिल करने की है। और इसने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने का भी संकल्प लिया है। इसलिए दूसरा कथन सही है यहाँ पे। और तीसरा कथन की बात करें तो वह भी सही है, क्योंकि भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करने की क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन जो है सत्य है, पहला असत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल 1, यानी कि सिर्फ एक कथन असत्य है, पहला कथन है वो। ठीक है, आगे देखेंगे 5वां नंबर। तो 5वां नंबर प्रश्न है कि होलोंगापर गिब्बन अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि होलांगापर गिब्बन अभयारण्य भारत की एकमात्र वानर और गिब्बन प्रजाति हुलॉक गिब्बन का घर है। दूसरा है कि जंगल की निचली छतरी में सदाबहार झाड़ियां और जड़ी बूटियां हैं। तीसरा कथन है कि जंगल खंडित हो गया है और चाय के बागानों से घिरा हुआ है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन या कितने कथन सही हैं। देखिए, ये जो होलंगापर गिब्बन अभयारण्य है, जिसे कि पहले गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था, और यह असम के जोरहट जिले में स्थित है। और यह जोरहट जिले में एक अलग से संरक्षित क्षेत्र है। और सन 97 में, यानी कि वर्ष 1997 में इस अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर गठन किया गया था और इसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो इस जंगल को सन 1881 से ही अलग रखा गया था और यह काफ़ी विस्तृत था पहले। और इसका जो हिस्सा था, ये जो पटकाई पर्वत श्रृंखला है, वहाँ तक फैला हुआ था। तब से यह जंगल क्या है, वर्तमान समय में खंडित हो गया है और चाय के बागानों और छोटे छोटे गांवों से घिरा हुआ है। इसके अलावा इस अभयारण्य में भारत की एकमात्र वानर एवं गिब्बन प्रजाति, जिसका कि नाम हुलॉक है, वो पाया जाता है। और पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र निशाचर या रात्रि में निकलने वाला प्राइमेट बंगाल लोरिस भी पाया जाता है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो हैं ये सही हैं। ठीक है, पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और ये तीसरा भी सही है। तो ये जो होलंगापर गिब्बन अभयारण्य है, असल में यह असम राज्य के जोरहट जिले में स्थित है। ठीक है, और यह भारत की एकमात्र वानर और गिब्बन प्रजाति हुलाक गिब्बन का घर भी है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि तीनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3, है ना। नेक्स्ट है 6वां नंबर प्रश्न कि भारत के पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल प्लांट का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसमें योगदान देना है। घरों में प्राकृतिक गैस की खपत को कम करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल बनाना, यह किसमें योगदान देता है। घरों में प्राकृतिक गैस की खपत को कम करना, या कार्बन कैप्चर और उपयोग प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना, या सौर कोशिकाओं का उपयोग करके अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना, या भारत में जंगल की आग को कम करना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प कि कार्बन कैप्चर और उपयोग प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना इसका योगदान है।
तो अभी क्या है कि सितंबर 2024 में पुणे में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट का, जो कि कार्बन कैप्चर और उपयोग तकनीक को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, स्थापना किया गया। और ये जो पहल है असल में कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल बनाना, यह इस पहल का उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को मेथेनॉल में बदलना, जो कि कार्बन उत्सर्जन को कम करके भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान देता है। और यह डीजल जैसे ईंधन में मेथेनॉल मिलाकर कच्चे तेल के आयात को कम करके सरकार के प्रयासों में भी भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये जो परियोजना है यह विशेष रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत क्षेत्रों के लिए औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन का भी समर्थन करती है। और इस प्लांट की बात करें तो ये जो प्लांट है यह पुणे में थैमेक्स लिमिटेड के अनुसंधान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार केंद्र में स्थित है, जिसे भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा यह आईआईटी दिल्ली और थर्मैक्स लिमिटेड के बीच पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया है, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट का लक्ष्य जो है कार्बन कैप्चर और जो अप्लाइड प्रौद्योगिकी है उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला 7वां नंबर प्रश्न है। तो उससे पहले फिर मेथेनॉल के बारे में देख लेंगे। मेथेनॉल यानी कि CH3OH। तो मेथेनॉल जो कि एक पारदर्शी तत्व पदार्थ होता है जिसका उपयोग है हम प्लास्टिक, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन और ईंधन जैसे रोजमर्रा के उत्पादों में करते हैं। ये समुद्री, ऑटोमोटिव एवं बिजली क्षेत्रों के लिए एक ऊर्जा संसाधन है मेथेनॉल, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रहा है। और इसके गुण की अगर हम बात करें तो ये जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा जैव निम्नीकरण इसका किया जा सकता है और एक स्वच्छ ईंधन है जिसे कि हम वाहनों, जहाज़ों एवं खाना पकाने के लिए भी उपयोग करते हैं। और इसके अगर उत्पादन की बात करें मेथेनॉल की, तो शीघ्रता से इसका उत्पादन जो कृषि अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट, सीवेज आदि से इसको शीघ्र रूप में बनाया जा सकता है मेथेनॉल को। ठीक है, अब देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि कार्बन पृथक्करण में स्लैग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि स्लैग खनिज कार्बोनेशन से गुजरता है तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। दूसरा कथन है कि स्लैग के लिथिफिकेशन के परिणामस्वरूप कैल्साइट सीमेंट अवक्षेपण होता है जो कैल्साइट के रूप में कार्बन को फंसाता है। तीसरा कथन है कि कृत्रिम भूमि में स्लैग के उपयोग से इसकी औद्योगिक उत्पत्ति के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है। बताना है कि इन कथनों में से कितने सही हैं। तो थोड़ी सी हम स्लैग की अगर हम बात कर लें तो स्लैग जो जिसे कि हम सामान्यतः धातुमल के रूप में जानते हैं, धातुमल होते हैं असल में ये, जो कि प्रगलन, बेल्डिंग और अन्य धातुकर्म या दहन प्रक्रियाओं में उपचारित धातुओं या अयस्कों में अशुद्धियों से बनने वाला उप उत्पाद या उपोत्पाद होता है। इनमें ज़्यादातर सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों के मिश्रित ऑक्साइड होते हैं और इनका वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोग बढ़ गया है। मतलब सड़क निर्माण में, कंक्रीट में, फास्फेट उर्वरक के रूप में। हालांकि इनका उर्वरक तो बहुत पहले से फास्फेट उर्वरक इनका बनाया जा रहा था। साथ ही साथ भूमि सुधार सामग्री के रूप में, जल उपचार में, कृत्रिम आर्द्र भूमि में अपशिष्ट जल को शुद्ध करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे पहला जो कथन है कि स्लैग जो है खनिज कार्बोनेशन से गुजरता है तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। देखते हैं, तो जब स्लैग की लिथिफिकेशन प्रक्रिया होती है तो इस समय यह जो खनिज कार्बोनेशन से गुजरता है तो जहाँ यह वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और इसे खनिज के रूप में संग्रहित करता है, जो कार्बन पृथक्करण में मदद करता है। इसलिए पहला कथन जो है सत्य हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें कि स्लैग के लिथिफिकेशन के परिणामस्वरूप कैल्साइट सीमेंट अवक्षेपण होता है जो कैल्साइट के रूप में कार्बन को फंसाता है। तो इस समय क्या है कि जब लिथिफिकेशन होता है तो इस समय कैल्साइट जो है सीमेंट अवक्षेपण होता है और यह कैल्साइट के रूप में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को फंसाने का काम करता है। और ये जो प्रक्रिया है कार्बन कैप्चरिंग सामग्री के रूप में स्लैग का पुनः उपयोग करके स्टील उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को प्रभावी ढंग से भी कम करने का काम करता है। इसके अलावा जो तीसरा कथन है
कि कृत्रिम भूमि में स्लैग के उपयोग से इसकी औद्योगिक उत्पत्ति के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है। तो ये तीसरा कथन जो है गलत है। पहला और दूसरा सही है, बल्कि तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे गलत सही कितने हैं? केवल दो, पहला और दूसरा। तीसरे कथन की अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है कि कृत्रिम भूमि में जब स्लैग का उपयोग किया जाता है तो यह वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड को फंसाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, न कि उन्हें बढ़ाने में। तो ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है इसमें कमी होता है, और जो इसीलिए जो स्लैग हैं ये पर्यावरणीय स्थिरता में सकारात्मक योगदान देते हैं। अब खनिज कार्बोनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऐसी मतलब खनिज कार्बोनेशन या मिनरल कार्बोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्थिर कार्बोनेट सामग्री बनाया जाता है जो कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित कर सकती है। इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम या मैग्नीशियम युक्त खनिज जैसे कि सिलिकेट चट्टानों या सर्पेंटाइन और ओलिवाइन के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न होते हैं, है ना। और प्रकृति में जो खनिज कार्बोनेशन होते हैं सिलिकेट अपक्षय के माध्यम से होता है जो कि एक धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें हजारों वर्ष लग सकते हैं, जबकि औद्योगिक परिस्थितियों में खनिज कार्बोनेशन का उपयोग विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा लिथिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ढीले स्लैग को चट्टान जैसे द्रव्यमान में बदलने की प्रक्रिया लिथिफिकेशन कहलाती है। जो छोटे मोटे यानी कि जो धातुमल जो इकट्ठे होते हैं उनको चट्टान जैसे द्रव्यमान में बदलने की प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहा जाता है। इसी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो औद्योगिक कचरे को तलछटी चट्टानों में कठोर कर सकती है। इसकी 3 प्रक्रिया चलती है तब जाके कोई चीज़ लिथिफिकेशन कंप्लीट होता है। पहला तो क्या है, सीमेंटीकरण होता है। इसमें क्या होता है कि जो घुले हुए खनिज होते हैं वो उनका क्रिस्टल बन जाता है और जो तलछट करें हैं वो एक साथ चिपक जाती हैं। इसके बाद क्या है, इनका संघनन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ऊपरी जमा तलछट जो है इसका भार तलछट करों को एक साथ दबा देता है जिससे उनकी बीच जो छेद वाली अवस्था होती है वो कम हो जाती है। फिर इसके बाद होता है इनका फिर से क्रिस्टलीकरण या पुनः क्रिस्टलीकरण। तो इस समय क्या होता है कि जो अस्थिर खनिज होते हैं ये फिर से स्थिर खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे इनके कण जो है आपस में बंध जाते हैं और इस प्रकार जो एक ढीला जो ढीला स्वैग है एक चट्टान के रूप में मतलब बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है लिथिफिकेशन की प्रक्रिया। और रहा सवाल इस प्रश्न का, तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सत्य है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। और अब 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला युग्म है ग्रीन अमोनिया, संधारणी बिजली और पानी से बना। और दूसरा है ब्लू अमोनिया, किसी जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना बनाया गया। और 3 है ब्राउन अमोनिया, कार्बन कैप्चर वाले जीवाश्म ईंधन से बना। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। तो ये जो नीला अमोनिया या ब्लू अमोनिया, ब्राउन अमोनिया, इसकी बात करें तो असल में जो ये अभी ये ऊर्जा का एक बेहतरीन स्वच्छ साधन आ रहा है ये ग्रीन अमोनिया का या ब्लू अमोनिया का। तो जो ब्लू अमोनिया होता है संधारणी बिजली और पानी से बना, तो ये सही है पहला कथन यहाँ पे। तो असल में जो नीला अमोनिया होता है ये प्राकृतिक गैस से बना हुआ एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि कार्बन मुक्त अणुओं से मिलकर बना होता है और यह कम कार्बन का ऊर्जा वाहक होता है। इसके अलावा इसका उपयोग बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रिया और परिवहन में किया जा सकता है। साथ ही साथ उर्वरक उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती और यह जीवाश्म ईंधन का नया रूप है जिसमें 18% हाइड्रोजन होता है। और मतलब 2020 उसके समय से ये कॉन्सेप्ट आया है और ये अरामको कंपनी है जो कि सऊदी अरब की है, इस पे काम कर रहा है। तो ये जो ईंधन है ये जीवाश्म ईंधन से बनने वाला ईंधन का एक नया रूप है। इसके निर्माण के लिए हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन और अमोनिया में बदला जाता है, जहाँ पे ये सीधे पावर स्टेशन में काम आते हैं और इनके जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती। यानी कि ये क्लीन एनर्जी का एक बेहतरीन रूप है ग्रीन अमोनिया, जो कि संधारणी बिजली और पानी से बना होता है। ठीक है,
और जो नीला अमोनिया है असल में यह कार्बन कैप्चर के साथ जीवाश्म ईंधन से बना कम कार्बन क्रेडिट वाला अमोनिया होता है। ठीक है, जबकि सॉरी मैं थोड़ी सी गड़बड़ हो गया है, ब्लू नीला, सॉरी वही मतलब ब्लू अमोनिया या नीला अमोनिया जो कि किसी जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना बनाया गया है, ब्लू अमोनिया या नीला अमोनिया। ये कथन गलत है क्योंकि जो ब्लू अमोनिया या जो नीला अमोनिया है असल में यह कार्बन कैप्चर के साथ जीवाश्म ईंधन से बना और कम कार्बन क्रेडिट का अमोनिया है। ये तो सही विकल्प यहाँ पे असल में, तो मतलब दूसरा कथन जो है गलत है कि ब्लू अमोनिया किसी जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना बनाया गया। असल में जो ब्लू अमोनिया होता है यानी कि जो नीला अमोनिया असल में यह जीवाश्म ईंधन से बना होता है और कम कार्बन क्रेडिट का होता है, तो दूसरा कथन गलत है। और पहले कथन की बात करें ग्रीन अमोनिया या हरा अमोनिया, तो यह संधारणी बिजली और पानी से बना होता है, तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। दूसरा कथन है कि ब्लू अमोनिया किसी जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना बनाया गया है, तो असल में जो ब्लू अमोनिया होता है या भूरा अमोनिया असल यह ब्लू नीला अमोनिया जो कि जीवाश्म ईंधन से बना होता है कार्बन कैप्चर के साथ और इसका कार्बन क्रेडिट कम होता है। और ब्राउन अमोनिया की बात करें या भूरे अमोनिया की, तो यह जीवाश्म ईंधन से बना होता है और इसका कार्बन क्रेडिट उच्च होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है पहला है कि केवल एक कथन सही है और वह पहला कथन सही है, ग्रीन अमोनिया। ठीक है, और अभी जो ब्लू अमोनिया की मैं बात कर रहा था आपसे, तो ब्लू अमोनिया असल में प्राकृतिक गैस से बना हुआ एक रासायनिक पदार्थ है जो कि कार्बन मुक्त अणुओं से मिलकर बना होता है और यह कम कार्बन ऊर्जा का मतलब कार्बन ऊर्जा का वाहक होता है। ठीक है, अब 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन में मीथेन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 1/3 वृद्धि के लिए मीथेन जिम्मेदार है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा कथन है कि मीथेन की वैश्विक तापमान वृद्धि क्षमता कम समय में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कमज़ोर है, तो यह कथन गलत है क्योंकि मीथेन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अल्पकालिक वैश्विक तापमान वृद्धि की अधिक संभावना है, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन है कि मीथेन उत्सर्जन मुख्य रूप से आर्द्र भूमि जैसे प्राकृतिक स्रोतों के कारण होता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि मानवीय गतिविधियां मीथेन उत्सर्जन के 60% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें कृषि एवं जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण प्रमुख योगदान देते हैं, बल्कि आर्द्र भूमि से मीथेन मतलब इतने रूप से वृहद रूप से नहीं निकलते। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे कथन यहाँ पे गलत हैं, सही जो है सिर्फ पहला कथन है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1। और 10वां प्रश्न है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्रुवीय बर्फ पिघलने के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि बर्फ पिघलने के कारण आवास की हानि मुख्य रूप से ध्रुवीय भालू और पेंगुइन जैसी प्रजातियों को प्रभावित करती हैं। दूसरा कथन है कि समुद्र में लवणता के स्तर और पानी के तापमान में परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को बदल रहा है। और तीसरा कथन है कि महासागर अम्लीकरण अधिक अनुकूल वातावरण बनाकर सैल बनाने वाली समुद्री प्रजातियों को लाभ पहुंचाता है। बताना है कि उपर्युक्त में से कितने गलत हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है कि बर्फ पिघलने के कारण आवास की हानि मुख्य रूप से ध्रुवीय भालू और पेंगुइन जैसी प्रजातियों को प्रभावित करती हैं, और ये बात सच है क्योंकि यह इनके लिए इससे इनका आवास का नुकसान होता है, जो कि आवास और प्रजनन के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर करते हैं। तो पहला कथन यहाँ पे सत्य है।
दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन है कि समुद्र में लवणता के स्तर और पानी के तापमान में परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को बदल रहा है। अब होता क्या है कि जो पिघलती बर्फ के कारण लवणता में परिवर्तन होती है और समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्री जैव विविधता में बदलाव आ रहा है, जिससे प्रजातियों की संरचना और वितरण जो है प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है फिलहाल। और तीसरा है कि महासागर अम्लीकरण अधिक अनुकूल वातावरण बनाकर सैल बनाने वाली समुद्री प्रजातियों को लाभ पहुंचाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि महासागर का अम्लीकरण है ये कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करके सैल बनाने वाली प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है, जो सेल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो अम्लीकरण जो है इन प्रजातियों के लिए एक खतरा है। तो यहाँ पे नंबर 3 कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत कितने बताना है आपको, तो सिर्फ एक है, तीसरा। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। केवल एक कथन इनमें से गलत है, वो है नंबर 3, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। पसंद आने पर लाइक करें। नमस्कार।